इन दोस्तों, आज हम जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 मानचित्र पढ़ेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों के अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक् बिंदु हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा
उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो 4 दिशाएं हैं, इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है तथा इनके अन्य है उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये 4 अन्य दिशाएं होती हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इस चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। जैसा चित्र 4.2 में दिखाया गया है, ये दिक्सूचक है। इसमें सारी दिशाएं दिखाई गई, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और इसमें उनके कोण दिए गए। ये हमेशा जो इसकी सुई रहती है उत्तर और दक्षिण की तरफ को ही रहती है। यह एक यंत्र होता है जो दिशा का ज्ञान देता है हमें। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब हम कुछ रूढ़ प्रतीकों के बारे में इसमें जानेंगे। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में हम दिखाते हैं बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये डिनोट कर रहे हैं तीनों को। ये बड़ी लाइन, ये मीटर लाइन और ये रेलवे स्टेशन को डिनोट कर रहा है। सड़कें जो होती हैं, सड़कों में ये पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है। सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य, जिला, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय 2 देशों के बीच की सीमा ये रहती है, 2 राज्यों के बीच की तथा 2 जिलों के बीच की सीमाओं को इन रूढ़ प्रतीकों द्वारा डिनोट किया जाता है। नदी, कुआं, ये नदी का प्रतीक है और ये कुआं कुआं होता है कहीं पर, ये तालाब को डिनोट करता है। नहर हो गया, ये पुल हो गया। ये मंदिर और ये गिरजाघर, ये मस्जिद को डिनोट करता है और एक छतरी को डिनोट करता है। पोस्ट ऑफिस को पीओ द्वारा डिनोट किया जाता है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ को पीटीओ द्वारा और पुलिस स्टेशन को हमेशा पीएस के द्वारा दिखाया जाता है। बस्ती और कब्रिस्तान, ये बस्ती को दिखाता है और ये कब्रिस्तान को दिखाता है डिनोट करने। ये जो निशान है ये जो है कब्रिस्तान को दिखाता है। ये पेड़ों को डिनोट करता है और ये घास को दर्शाता है। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र में दिखाए गए हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र में एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र
से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।